हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 के इस ऑफिशियली वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10वीं हाई स्कूल पूरे किताब के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, यह वीडियो स्पेशल कक्षा 10वीं के लिए है और इसमें हम देखेंगे पूरी किताब के महत्वपूर्ण सूत्र। यदि आप 27 फरवरी को गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको यह वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि यहीं से जो सारे प्रश्न हैं उसमें जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो यहीं से आने वाले हैं, क्योंकि उसमें हर एक सूत्र उन सवालों में प्रत्येक सवालों के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पूरी किताब के महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्या है वास्तविक संख्याएं? तो वास्तविक संख्याओं के लिए एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और यदि कोई दो संख्या दी हुई हैं, उसका मासा दिया हुआ है, तो उसका लासा कैसे निकालेंगे? तो लासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में मासा, यानी मासा से हमें उसमें भाग करना है। इसी प्रकार यदि मासा निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में लासा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसी प्रकार आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हुआ आयत का परिमाप। इसी के बाद है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। इसके बाद है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या? 4 गुणा भुजा। इसके बाद है श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि हर एक द्विघात समीकरण में सूत्र यह लग जाता है, तो आपके लिए यह सूत्र याद होना आवश्यक है। यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इसके बाद है द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण। ठीक है, इसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, इसी के लिए हम विभक्तीकरण भी बोलते हैं, जिसका मान होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है विभक्तीकरण। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब है समांतर श्रेणी का nवां पद। क्या? समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद के लिए लिखते हैं an, और an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, इसके बाद है समांतर श्रेणी का सारवांतर। क्या है? समांतर श्रेणी का सारवांतर, ये होता है d बराबर a2 माइनस a1, या फिर हम इसके लिए a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, जो कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके लिए हम इस प्रकार से सारवंतर निकाल सकते हैं। इसके बाद है n पदों का योगफल, जिसके लिए बोलते हैं sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है n पदों का योगफल। इसके बाद है दूरी सूत्र, जो कि दो बिंदुओं की दूरी सूत्र है। क्या? दो बिंदुओं के लिए दूरी सूत्र, d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है दूरी सूत्र। इसके बाद है रेखाखंड का विभाजन, एक अंतः रूप से होता है और एक बाह्य रूप से होता है। ठीक है, इसके लिए देखेंगे हम अंतः रूप से। अंतः विभाजन के लिए सूत्र है आर एक्स वाई बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। अब m1 और m2 यहाँ पर हैं अनुपात, ये है पहला अनुपात और ये है दूसरा अनुपात। ठीक है, m1 और m2 यहाँ पर है अनुपात, और x1 और x2 है यहाँ पर बिंदु। तो यहाँ पर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 प्लस m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ये हुआ रेखाखंड का अंतः विभाजन सूत्र। इसके बाद देखेंगे हम बाह्य विभाजन, जो कि है pxy बराबर m1x2 माइनस m2x1 बटे में m1 माइनस m2 और m1y2 माइनस m2y1 m1 माइनस m2। ये हुआ रेखाखंड का बाह्य विभाजन। अब देखेंगे हम रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है pxy बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/1। ठीक है, क्या? x1/2 x2/3
x3/1 माइनस x1/3 प्लस x2/1 प्लस x3/2। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद है बिंदुओं का संरेख होने का प्रतिबंध। यदि आपको सवाल में मिल जाता है कि बिंदु संरेख हैं या फिर नहीं, तो आपको इसमें उनके मान रखकर पता कर लेना है कि वो बिंदु संरेख हैं या फिर नहीं। इसके लिए सूत्र है x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 बराबर 0। अगर बराबर 0 आ रहा है तो बिंदु संरेख है। अब देखते हैं आगे। अब एक और सूत्र होता है त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई के रूप में। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद होता है वृत्त। वृत्त का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या के बराबर, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर है वृत्त की त्रिज्या और इसी प्रकार वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जहाँ आर है वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जहाँ कोण होता है आपका रेडियन में। किसमें? रेडियन में। इसके बाद आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के लिए आप याद कर सकते हैं लाल बटे कका। क्या? लाल बटे कका, जिससे यहाँ से साइन का मान, कॉस का मान और एन का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा एल बटे के, यानी एल से लंब और के से कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जो कि यहाँ से ए बटे के दिख रहा है। इससे आप पता कर सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। इसके बाद है टेन थीटा, जो कि यहाँ से आप पीछे की तरह से दिख रहा है एल बटे ए, यानी एल से लंब और ए से आधार। यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी के साथ जो कौशिक है वो 1/sin के बराबर होता है। तो अगर कौशिक का मान निकालना है तो इसको पलट देंगे, जो कि लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार सेक, कौस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण था, यहाँ पर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉट, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार था, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि होता है कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसके लिए इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखते हैं त्रिकोणमिति के अन्य सूत्र। यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकालें तो यहाँ से 1/साइन थीटा निकलेगा। अगर सेक थीटा का मान निकालें तो 1/कॉस थीटा निकलेगा। अगर हम कॉट थीटा का मान निकालें तो 1/टेन थीटा निकलेगा। यहाँ पर है सूत्र साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसी के बाद देखते हैं ये जो 3 सूत्र दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं आगे, जो कि दिख रहा है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको घनाभ का आयतन, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ में 6 फलक होते हैं। क्या? घनाभ में 6 फलक होते हैं और लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, समान नहीं होती इसमें। नहीं तो आप घन की जैसी भुजा पर क्यों कर दें। घनाभ और घन में बहुत ही फर्क होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार घन का आयतन होता है भुजा पे क्यू। इसकी जो भुजाएं हैं वो सभी बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसी प्रकार आप देखेंगे खोखले बेलन का आयतन जो कि होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर है आपकी बाहरी त्रिज्या और ये आर स्क्वायर है जो स्मॉल आर दिख रहा है, ये है आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, ये बाहरी त्रिज्या, ये आंतरिक त्रिज्या और गुणा में एच। तो सूत्र हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि खोखले बेलन का ही है, ठीक है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस आर एच। ठीक है, अब देखते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। उसी प्रकार यहाँ पर भी आर क्यू जो बड़ा आर दिख रहा है आपको, यह है बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर है आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, अब देखते हैं अर्धगोले का आयतन जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का ही, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का आयतन देखते हैं। शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई देखेंगे। त्रिज्या ऊंचाई बराबर होता है एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर होती है जहां पर त्रिज्या और एच स्क्वायर होती है ऊंचाई। एच ऊंचाई, आर त्रिज्या, जिनका आपको स्क्वायर करना है और होल अंडर रूट। ठीक है, अब देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर एल, जहां एल है आपका त्रिज्यक ऊंचाई। ठीक है, क्या है? त्रिज्यक ऊंचाई। अब देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर कुल राशियों का योग और कुल राशियों की संख्या, यानी जितनी भी राशि हैं उन सबको जोड़ दीजिए और जितनी भी राशि हैं उतने से भाग दे दीजिए, तो आपका समांतर माध्य निकल आएगा। जैसे कि 2,4,6,8 का समांतर माध्य निकालना है, तो इन सबको जोड़ देंगे, कितना होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 20। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, तो 4 से भाग करेंगे, आपका समांतर माध्य होगा 5। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखते हैं माध्य। माध्य है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, जहाँ एफ आई है बारंबारता। ठीक है, क्या है? बारंबारता। अब देखते हैं बहुलक। बहुलक एल बराबर F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये थोड़ा सा अच्छा सूत्र है। ठीक है, इसको जरूर से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं माध्यिका। माध्यिका का सूत्र होता है आपका 1/2 n/2 वा पद और प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। अब देखते हैं आगे। अब आपको दिख रहा है माध्यक का दूसरा सूत्र, यहाँ पर है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा में H। अब देखते हैं प्रायिकता का सूत्र जो कि है घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, जो कि होता है प्रायिकता का सूत्र। आई होप आप लोगों को ये सब सभी सूत्र याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।